नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे वी गॉट द न्यू इलेक्शन कमिश्नर, तो उससे जुड़ी चीज़ों को समझेंगे। प्रम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये न्यूज़ में आया है, कुछ नए स्पीशीज़ यहाँ पे मिले हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पे थर्मल पावर के ऊपर हम अभी भी डिपेंडेंट हैं, और बट ये काफ़ी पोल्यूटिंग होता है, तो वो डिबेट आज के जो है एडिटोरियल के अंदर है। रेवोल्यूशन इन जॉर्जिया, रशिया के आसपास, उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ क्या चल रहा है, उससे जुड़ी की बात समझेंगे। और यहाँ पे एक साइबर अटैक की बात हो रही है। ओके, तो कर्नाटका का एक प्लान है जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं, कावेरी नाम से उन्होंने दिया हुआ है, उसके ऊपर ये साइबर अटैक हुआ है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसको समझा जाएगा। वहीं यूक्रेन पीस टॉक्स जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो इन चीज़ों के बीच आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट न्यूज़ जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, वी गॉट द न्यू इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनका नाम पहले ही बताया जा रहा था कि मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो हैं वो होंगे यहाँ पे। इज अ केरला काडर IAS ऑफिसर। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर थोड़ी डिबेट हमें समझनी है। यहाँ पे देखिए, मार्च 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, द केस नेम इज अनूप भरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए बेसिकली अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है उनके नेम्स को सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। और उस जजमेंट में ये कहा गया उस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री लॉ पास किया, और उस पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर हमने चेंजेस क्या कर दिए, हमने कमेटी बनाई, प्राइम मिनिस्टर डालें, और उसके साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी यहाँ पे ऐड किया गया लोकसभा के। फिर जो थर्ड इंडिविजुअल वहां पे हुआ, दैट इज द मिनिस्टर विच प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अपॉइंट। तो एक तरीके से तीसरा मेंबर मिनिस्टर मतलब सरकार का ही बना दिया। तो ये न्यूट्रल कहीं पे नहीं हुई, बैलेंस किसके हाथ में शिफ्ट हो गया, बैलेंस शिफ्ट हो गया गवर्नमेंट के हाथ में। तो आज की डेट में जो ये कमेटी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, ये यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो इसको, इस पर नाराजगी जताते हुए जो है हमारे यहाँ पे जो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के गए थे, वो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली नहीं मिले, और उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपने जो भी उनके कंसर्न्स और पॉइंट्स थे वो रिटर्न में वहां पे लिख के आ गए हैं। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट हैज बीन, ठीक। तो अब ये डिबेट है कि ऐसे के अंदर इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर कमेटी जिसके अंदर शिफ्ट किसके हाथ तरफ हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया, तो क्या ऐसा सिस्टम सस्टेनेबल है। दूसरी चीज, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ये तो बिल्कुल उसके जो है डिफरेंट पॉइंट पे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा है, एंड दे विल लुक इनटू दिस कि कैसा जो है सिस्टम अभी आगे बनने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं हमें। अब देखिए यहाँ पे जो है 2017 प्रीलिम्स का ये सवाल है। तो पहला चीज तो ये, इलेक्शन कमीशन जो है 5 मेंबर बॉडी नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल, नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि क्या शेड्यूल होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। देन थर्ड स्टेटमेंट, दैट इलेक्शन कमीशन कैन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यस, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये डिसाइड करते हैं जो पार्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं। तो हमें अगर पता हो आपको, शिवसेना का डिस्प्यूट जो है वो एक तरीके से इन्होंने ही सॉर्ट आउट किया था, तो डी इज द राइट आंसर, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 2022 मेंस का ये सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करने का काम तो इलेक्शन कमीशन का ही होता है, और एक तरीके से जब ये काम अनाउंस किया गया है तो आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की फेयरनेस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और उसके अंदर जो है आपके यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो कमेटी का सिस्टम बनाया गया था वो इसीलिए था कि थोड़ा न्यूट्रलिटी की तरफ चीजों को ले जाके हम करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो दिस वाज द पॉइंट बिहाइंड इट, ओके। और अगर आपके इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ठीक से एक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट मींस देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन दैट। और आज की डेट में एक ट्रेंड भी देखा है कि ऑपोजिशन इज नॉट हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने कई बार ये एलिगेशन जो है ये लगाए हैं, एंड ये बोला भी जा रहा है कि थोड़ा बहुत बायस्ड आप बोल सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर शायद होंगे, बट आई एम नॉट सेइंग दिस, बट दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन इज एलिजिंग। तो पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी जो है थोड़े सालों के अंदर ऐसा देखने को मिला है।
ठीक है, तो दिस हैज बीन द पॉइंट हियर। अब आगे देखिए प्रम्बिकुलम रिजर्व, पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि रिजर्व कहाँ पे जो है वो है। तो दिस टाइगर रिजर्व इज देयर इन केरला, ठीक है। वहां पे कुछ एक नए स्पीशीज मिले हैं, देखो सारे स्पीशीज तो हम याद नहीं रख सकते, बट देर आर फ्यू नोटिसेबल वंस, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ पे देखा गया है, सिलोन फ्रॉगमाउथ, लेसर फिश ईगल, शाहीन फाल्कन, ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो हैं बर्ड्स के, वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं। तो एक तो इस न्यूज के अंदर भी यही मेंशन है, तो आपको ये थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं इनके बारे में, ठीक है जी। अब बात करेंगे, देखिए मेंस प्रीलिम्स 2020 का ये सवाल है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कावेरी बेसिन के कौन से इनमें से टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो सवाल किया गया है, देखो नागरहोल की बात करें तो इट इज नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन मैसूर, और वहां से कावेरी जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और बाद में जो है 37th टाइगर रिजर्व के रूप में 99 में आता है। अब ये काबेनी रिवर के पास है, जो कि कावेरी रिवर की ही जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर विच इज ड्रेनिंग द पार्क, तो कावेरी बेसिन के अंदर आ गया ये। देन पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, तो दिस इज लोकेटेड इन द ईस्ट एंड द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये गोदावरी रिवर के अराउंड है, इसका कावेरी रिवर से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, इट इज देयर इन आंध्रा। देन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो ये रिजर्व वेस्टर्न घाट्स के अराउंड लोकेटेड है, ओके। एंड इरोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर ये है। द पलार रिवर फ्लोज एंड ड्रेन्स इन द कावेरी रिवर, ओके। सो इट मीन्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी कावेरी बेसिन का ही पार्ट होगा। देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, केरला के अंदर है यहाँ पे। एंड दिस इज द कंटिग्यूअस टाइगर रिजर्व टू नागरहोल एंड बांदीपुर, ओके। और काबेनी रिवर जो है वो यहाँ पे फ्लो कर रही है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। तो वी गॉट तीन मिले हमें, नागरहोल, सत्यमंगलम एंड यू हैव दिस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। सो इन तीनों को आपको यहाँ पे ऐड अप करना होगा, तो दैट इज द आंसर। पप्पीकोंडा जो है ये हट जाएगा यहाँ से, तो सी विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था कि रिवर बेसिन के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज पूछ लिए उन्होंने। देन मूविंग फर्दर, पोल्यूशन ऑफ थर्मल पावर की बात करें तो इंडिया एम्स टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी, हमारा टारगेट है कि हम 45% तक जो है सिस्टम को क्लीन करेंगे, बाय 2030 हमें अचीव करना है ये, ठीक है। प्लान टू अचीव 50% इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030, वी आर ऑलरेडी इन दैट डायरेक्शन। कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, दैट्स द सेपरेट डिबेट हियर, बिकॉज थर्मल इज स्टिल द चीपेस्ट। इसके ऊपर तो अभी आपको रिलाय करना ही करना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड न्यूक्लियर डील विद, यू कैन से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हम लोग जो है यूज़ करना चाहते हैं, और हमने देखा कि रिसेंटली काफ़ी एफर्ट इसके ऊपर किया गया है कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जो हमने साइन की थी, उसके अंदर जो भी हमने जो प्रोमिसेस थे उसको फुलफिल करने के ऊपर हम चल रहे हैं हम, ठीक है। जो इश्यूज थे उसको सॉर्ट आउट करने की बात चल रही है, बट नेवरदलेस थर्मल पावर स्टिल डोमिनेट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट। अभी भी सबसे सस्ती है, इससे सस्ता आप ऑप्शन अभी तक वैसा मिला नहीं है, ठीक है। बट कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका क्या, इससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि देखिए सेंट्रल सेक्टर जो थर्मल पावर प्लांट है वो समवेयर अराउंड 31.77% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका खुद का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है, लेकिन वो दूसरों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब वो दूसरों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन पोल्यूशन उनके यहाँ हो रहा है, ठीक है। और कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, वो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट बेयरिंग द बर्डन ऑन द एनवायरमेंटल कॉस्ट। एनवायरमेंटल कॉस्ट भुगत रहे हैं वो स्टेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहे, और जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जो है उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। दिस इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट हियर। तो ऐसे में बात ये है कि भैया कंपनसेशन तो देना चाहिए, ठीक। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी कंपनसेशन देना चाहिए। दिस इज व्हाट इज बीइंग डिबेटेड हियर, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ वगैरह जो है इनका खुद का कंजम्पशन इतना नहीं है, लेकिन पोल्यूशन से वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू फैसिलिटेट थिंग्स टू देम। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आप चीज़ों को टैक्स कीजिए, पावर जनरेशन को टैक्स कीजिए, अलाउ स्टेट्स टू लेवी टैक्सेस ऑन सेंट्रल सेक्टर थर्मल पावर जनरेशन। ये चीज़ पॉइंट आउट की गई है कि पोल्यूशन वगैरह जो सेंट्रल सेक्टर के थर्मल पावर यूनिट्स कर रहे हैं वो स्टेट्स उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाएं,
ताकि उनके पास कुछ रेवेन्यू तो आए कम से कम। उनके लोग जो है इतना पोल्यूटिंग एयर कंज्यूम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका हक बनता है जो वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी और बाकी सारी चीज़ें। देन देयर इज अ सजेशन कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो कोई फिस्कल रोड मैप प्लान करे, कैसे हम इंटरनेशनल ये जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं इसको फुलफिल करें। तो आपके यहाँ पे फाइनेंस कमीशन अगर चीज़ों को बता देगा तो थिंग्स विल बी मोर इजियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है टैक्सेस वगैरह थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जॉर्जिया की। देखिए जॉर्जिया मैप ब्लैक सी के साथ लगता है, बहुत छोटा सा कंट्री है, ओके। एंड जो है पास्ट में ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो अब अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक इसके डिफरेंसेस चल रहे हैं रशिया के साथ। तो कहीं ना कहीं कुछ एरियाज के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन भी रही है इन द पास्ट, हमने देखा है, और वही यहाँ पे पॉइंट है। और जॉर्जिया की पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है वहाँ की या तो प्रो रशिया लीडर होगा या एक तरीके से प्रो वेस्ट लीडर होगा। तो ये पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे, दोनों एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। मतलब क्या करते हैं कि वेस्ट भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और रशिया भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है वहाँ की पॉलिटिक्स को। तो ये सिस्टम चलता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, रशिया के आसपास कहाँ कहाँ पे रेवोल्यूशन हुए हैं। जॉर्जिया के अंदर रोज रेवोल्यूशन हुआ, यूक्रेन के अंदर ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ 2004 में, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ 2005 के अंदर। ये जो रजीम चेंज वाले रेवोल्यूशन है, ये फियर इम्बाइब करते हैं किसके दिमाग में? रशिया के दिमाग में, कि भाई रशिया में भी ऐसा रेवोल्यूशन हो गया तो वहाँ पे जो है तख्ता पलट हो जाएगा, पुतिन की कुर्सी चली जाएगी। अब ये डिबेट चलती है और इसी को लेके रशिया जो है अपने आसपास के कंट्रीज के अंदर प्रो रशियन जो है सरकारें चाहता है, और वैसे चलता है गेम यहाँ पे, ओके। लेकिन रिसेंटली अभी जो है वहाँ पे इलेक्शन हुए, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे वो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, और बाद में जो लीडर इलेक्ट होके आए उनका नाम भी काफ़ी खराब हुआ। ये चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस इज द यू कैन से गेम दैट इज बीइंग प्लेड हियर। ये गेम वहाँ पे खेला गया। अभी भी जॉर्जिया का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल वैसा है, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं किस चीज़ को लेके? लेजिटिमेसी को लेके। मतलब अगर दोबारा इलेक्शन हो भी जाते हैं, वहाँ पे नए लीडर आ जाएंगे, अगर वो प्रो या फिर प्रो वेस्ट या प्रो रशिया रहे, कोई भी दूसरी एंटिटी जो है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू करवा देती है। सो दैट्स द बिगेस्ट ट्रबल जो हमें वहाँ पे देखने को मिला है अब तक, ठीक है। अब बात ये है कि भाई ऐसे में व्हाट विल बी द सॉर्ट आउट वे, क्या चीज़ करना चाहिए? गेम इज दिस, जॉर्जिया को ही ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे कैसे वो अपने रिलेशन को बैलेंस आउट करता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी कंट्री है, हमारे जो एम्बिशन है कि हम कनेक्टिविटी लेके आना चाहते हैं सेंट्रल एशिया तक या बाकी यूनिट्स तक, रशिया तक हम जाना चाहते हैं, तो वो वाया जॉर्जिया ही रास्ते कहीं जाते हैं। दैट्स वाई स्टेबिलिटी इज क्रिटिकल फॉर इंडिया एज वेल, हमारे लिए भी ये ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है ये कावेरी 2.0 के ऊपर। कावेरी 2.0 कर्नाटका का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का एक प्रोग्राम है, विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन इस साइबर अटैक की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर आपके सर्वर के ऊपर टारगेट किया जाता है कि सर्वर को आप आर्टिफिशियली बिजी कर दो, कि एक बोटनेट का इस्तेमाल करेंगे। वो बोटनेट करेगा क्या, वो आपके सर्वर नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक को इंक्रीज कर देगा आर्टिफिशियली। उतने लोग होंगे नहीं, लेकिन आपके यहाँ पे जैसे ही इंटरनेट ट्रैफिक एक्सेसिवली आ गया तो आपके सर्वर्स बाकी लोगों को जो रियल यूजर हैं, रियल जिनको जरूरत है, उन तक वो सर्विसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये गड़बड़ हो जाती है आज की डेट के अंदर, ठीक है। तो मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स यहाँ पे हैं, ये ट्रैफिक जनरेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो ये हमें देखने को मिलता है। और इस टाइप के साइबर अटैक जो है अब काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। अब देखिए ऐसे में जो ट्रैफिक है वो जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है, ये सबसे पहले डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट ज़रूर है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे CERT इन करके हमने एक यूनिट बनाया हुआ है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक। तो ये जब तक आपका यहाँ सिस्टम इस तरीके से नहीं होगा तब तक बात बनेगी ही नहीं। एंड दे एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस दैट आर देयर इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आपका जो नेटवर्किंग वाला सिस्टम है वो बिल्कुल रोबस्ट होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ अटैक हियर, ठीक है। तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, मे बी जो है आपके यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके बस की ना हो इसको संभालना, ऐसा भी हो सकता है।
तो you have the specialized arrangement and this is what the government needs to facilitate. अगर आप ट्रू सेंस में डिजिटल इंडिया लेके जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें सरकारों को संभालनी होंगी, अदरवाइज डिजिटल इंडिया नहीं हो पाएगा. दैट इज द की डिबेट हियर. देन विल मूव टू द लास्ट यू कैन से न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू, देखो रशिया और यूएस अभी ये पीस टॉक्स की तरफ जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर. ओके अब ये एक चीज बोली जा रही है कि ये तो डिक्टेटेड पीस हो गया. नाउ इफ यूक्रेन इज नॉट मेड पार्टी ऑफ दैट, देन हाउ कैन द पीस सस्टेन, और कब तक ऐसा चलेगा. दूसरी चीज, अभी यूके ने एक प्रपोजल दिया है कि वो शांति को मेंटेन करने के लिए ट्रूप्स को यहां पे डिप्लॉय करने को रेडी है. ठीक है. दूसरी चीज, यूक्रेन ने ये कहा है कि सिक्योरिटी कौन गारंटी करेगा, हाउ यू विल गारंटी द सिक्योरिटी, दैट इज द पॉइंट हियर. सो यूक्रेन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ नेटो, वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है. ठीक है. रशिया कहता है कि अगर यूक्रेन नेटो की तरफ जाता है तो रशिया सेज दिस इज द डायरेक्ट अटैक ऑन रशियन सिक्योरिटी, कि उस केस में तो हमारी सिक्योरिटी आउटराइटली अंडरमाइन हो जाएगी और हम वो चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रशियन बॉर्डर के पास यूक्रेन जो है नेटो कंट्री के रूप में वहां पे आ जाए. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आर टू बी मेड हियर. अब दूसरी चीज बात ऐसी है, ये एरिया ऑलरेडी रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है. तो अगर पीस कंक्लूड होता है किस टर्म पे होगा, क्या रशिया ये एरिया वैकेट करेगा. Now these are the prime debates that are to be done in these particular talks. तो अभी talks शुरू हुए हैं. We are hopeful that things will be in right direction, but that doesn't mean कि भी चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी. कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है. ठीक है. So that is the key point of the debate जो यहाँ पे मेजरली बताई जा रही है. We are hopeful कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बिल्कुल सही शांति की तरफ चली जाएं. वर्ल्ड ओवर जो है ये चीज़ बताई गई है और इंडिया ने तो क्लैरिटी के साथ बोला है मोदी ने कि भाई हम लोग जो है शांति ही चाहते हैं, तो वॉर शुड एंड आउटराइटली. ठीक है. दैट इज समथिंग बीइंग पॉइंटेड आउट बाय इंडिया. सो ये है आपका पीस टॉक्स का पूरा जो है आज का सिस्टम. सो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.